हाँ भाई, क्या पढ़ रहे थे? मैट्रिक्स में हमने कल बात करी थी, मैट्रिक्स दो तरह की हो सकती है, या तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी या फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो मैट्रिक्स होती क्या है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, यानी बेसिकली मैट्रिक्स जो है वो एक अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे डिटरमिनेंट एक नंबर है, डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे तो एक नंबर आ जाएगा। मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, बल्कि मैट्रिक्स अपने आप में क्या है? अरेंजमेंट है। जैसे सेट ए क्या है? अपने आप में अरेंजमेंट है। फिर हमने ये बात करी थी कि भाई टाइप ऑफ मैट्रिक्स में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। या तो रो मैट्रिक्स हो सकती है, कॉलम मैट्रिक्स हो सकती है, इसके अलावा स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है, डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है, स्केलर मैट्रिक्स हो सकती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकती है ना, जीरो मैट्रिक्स हो सकती है, नल मैट्रिक्स हो सकती है। तो बात करते हैं आज स्क्वायर मैट्रिक्स से। स्क्वायर मैट्रिक्स को हमने फिर फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट था आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और दूसरा पार्ट क्या था? डायगोनल मैट्रिक्स। हमने ये कहा था कि डायगोनल मैट्रिक्स में केवल डायगोनल के एलिमेंट होंगे, बाकी सारे एलिमेंट जीरो। बाकी सारे के सारे एलिमेंट जीरो। और डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक स्पेशल केस होता है स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्पेशल पार्ट उसमें दिख रहा है कि अंधेरा हो गया? दिख रहा है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का ही जो स्पेशल पार्ट होता है उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है? डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। और जब मैं डायगोनल के एलिमेंट पर 1 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो वो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी? यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हो। ठीक है जी। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमने ये बात की थी कि दो तरह की मैट्रिक्स हो सकती है ट्रायंगुलर में, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स के अलग अलग पार्ट होते हैं। मैट्रिक्स यूज कहाँ होती है? तो कंप्यूटर साइंस है ना, जो आपका एआई वगैरह आज बन रहा है वो सारी किसकी देन है? मैट्रिक्स की देन। अच्छा, यहाँ पर हमें कुछ बात करनी थी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात। भाई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को ध्यान से देखना, हमने ये बात करी थी कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में होगा क्या? डायगोनल के एलिमेंट होंगे। अगर उसने कहा है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसका मतलब यहाँ वो एलिमेंट आने वाले हैं सारे के सारे। और अगर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करेंगे तो एलिमेंट यहाँ आने वाला है। बोलो हाँ या ना। अब आपको जब ऊपर दिख रहा है तो इस पॉइंट पर आई बड़ा है, जे बड़ा है? जे बड़ा है। इधर जे बड़ा है, आई बड़ा है? ठीक है। आई क्या है? रो। जे क्या है? कॉलम। जब उसने कहा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के केस में नीचे वाली चीज क्या हो जाएगी? जीरो। यहाँ जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? जीरो। ऊपर अलग अलग डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो सकते हैं या सेम एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन नीचे क्या होगा? हमेशा जीरो। यानी वो प्लेसेस जहां आई ग्रेटर देन जीरो है वो सारी की सारी प्लेसेस कैसे होंगी? जीरो। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का केस क्या होगा भाई? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का केस क्या होगा? जो डायगोनल के एलिमेंट हैं, ये वाले एलिमेंट, इन एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट जितने भी होंगे वो सारे के सारे कुछ ना कुछ होंगे, कुछ ना कुछ डिस्टिंक्ट नंबर होंगे, और ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। ये बात क्लियर है? अब मैंने कहा कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है वो पार्ट है एक स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट है, मैं मान लेता हूँ इसका ऑर्डर अगर n है, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? n स्क्वायर। टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? n स्क्वायर। अब क्वेश्चन आता है कि टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर, चाहे वो अपर हो चाहे लोअर हो। मिनिमम की बात करें, मैक्सिमम तो यहाँ भी जीरो हो सकता है, कहीं पर भी जीरो हो सकता है, लेकिन जब मैं मिनिमम नंबर ऑफ जीरो की बात करता हूँ, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स,
एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में कितने मिनिमम नंबर ऑफ जीरो हो सकते हैं? तो आप देखो बेटा कि मैंने कहा कि अगर अपर का केस है तो नीचे के एलिमेंट जीरो होंगे, डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट कुछ ना कुछ होंगे ही होंगे। तो मैंने आपसे बात पूछी कि टोटल एलिमेंट कितने होते हैं, आपने कहा n स्क्वायर। अगर ऑर्डर n है तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट n स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। अब देखो कि n एलिमेंट तो डायगोनल पर बैठे हुए हैं, वो भी जीरो नहीं हो सकते क्योंकि हम मिनिमम केस की बात कर रहे हैं। तो यहां से माइनस कर, अब जितने भी एलिमेंट बच गए हैं, मैंने कहा टोटल एलिमेंट थे n स्क्वायर, उनमें से n एलिमेंट जो है वो किस में है, डायगोनल में है। बाकी जितने भी एलिमेंट है वो ऊपर नीचे बांट दो, अगर अपर होगा तो नीचे वाला और लोअर होगा तो ऊपर वाला। अरे बात समझ में। अगर मैंने कहा कि अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होगा तो ये वाला पार्ट जीरो और ये वाला पार्ट है कितना आपका n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। और अगर आपका लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हुआ तो ऊपर वाला पार्ट जीरो, ऊपर वाला पार्ट है कितना n स्क्वायर माइनस का n होल अपॉन 2। n क्या है, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या आपको ये बात समझ में? मिनिमम का ही केस पूछेगा आपसे कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरो एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के अंदर कितने हो सकते हैं। बोलो भाई ये बात क्लियर है? अच्छा एक चीज और, हमने डायगोनल मैट्रिक्स की बात करी, पिछले केस में हमने डायगोनल मैट्रिक्स की बात करी थी, ये डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में हमने ये कहा था भाई केवल डायगोनल के एलिमेंट कुछ होंगे, डायगोनल के एलिमेंट कुछ होंगे, बाकी के सारे एलिमेंट कैसे होंगे, जीरो। अब अगर मैं 3/3 की बात करूं तो डायगोनल पे जो एलिमेंट बैठे होंगे उनके प्लेस पर कुछ ना कुछ लिखा होगा, बाकी प्लेसेस पर जीरो होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आपसे क्या पूछ सकते हैं कि एक डायगोनल मैट्रिक्स में कितने जीरो हो सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं एक डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर? तो फिर वही बात है भाई कि टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे, n स्क्वायर। उनमें से n एलिमेंट तो आपके डायगोनल वाले पार्ट पर बैठे होंगे, तो बाकी जो एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या हैं, जीरो है। तो टोटल जीरो कितने हो जाएंगे यहाँ से, n स्क्वायर माइनस, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। कभी कभी होता है कि उस पर डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, हो जाएगा। बनाना है कुछ, बनाना है तो बना लो फटाफट करके, फिर कुछ नोट लिखते हैं। आगे है, आएगी सारी चीजें आएंगी, भर भर के आएंगी, भर भर के आपको पढ़ाई जाएंगी। आज क्या पढ़ रहे थे तुम कॉन्स्टिट्यूशन में? अच्छा कैसे बना, अच्छा बन गया भाई। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है वो हमने कल लिख लिए थे, इसको बना लो। इसके आगे लिखना नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन एन अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन एन अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितने हो सकते हैं, ऑफ ऑर्डर n, ऑफ ऑर्डर n कितना बताया था अभी, n स्क्वायर माइनस n होल अपॉन 2। अगला नोट लिखना मिनिमम नंबर ऑफ साइफर, साइफर का ये सुना आपने कभी, सिफर, सिफर भी पढ़ते हैं इसको। जब कोई जीरो पर आउट होता है तो क्या कहते हैं उसे, सिफर पर आउट हुआ, सिफर मतलब जीरो। तो मिनिमम नंबर ऑफ सिफर या जीरो इन अ डायगोनल, स्लैश करके लिखना स्केलर, स्लैश करके लिखना यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ऑफ ऑर्डर n, ऑफ ऑर्डर n इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, अच्छा जीरो मैट्रिक्स के बारे में क्या ख्याल है, लिखना अ स्क्वायर नल मैट्रिक्स, अ स्क्वायर नल मैट्रिक्स इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एज वेल एज डायगोनल मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर भी होती है और डायगोनल भी होती है। हो जाएगा। क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन नंबर 1, डायगोनल
सिंगुलर तो बहुत आगे आएगी। क्वेश्चन लिखना, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है। अगला लिखना, उसके आगे लिखना L इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज if A is a triangular matrix, 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 M equal to maximum number of distinct entries, maximum number of distinct entries if A is a diagonal matrix, if A is a diagonal matrix, P equal to minimum number of zeros, minimum number of zeros if A is a triangular matrix, if A is a triangular matrix। हो गया। if L plus 5, if L plus 5 is equal to P plus 2M, P plus 2M, then find the order of matrix, then find the order of matrix, then find the order of matrix। अब मेरी बात सुनना भाई, मान लेते हैं कि एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो नीचे ये वाला पार्ट जीरो, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, इधर कुछ ना कुछ होगा ए बी सी। हम डिस्टिंक्ट एलिमेंट की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब जीरो को छोड़कर सारे के क्या होंगे, अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। उस केस में आपको ये बताना है कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी पॉसिबल हो सकती है। आप ध्यान से देखना बेटा, जब मैं इसको 3 के लिए देख रहा हूं तो आपको पता लग रहा है कि डायगोनल के एलिमेंट अलग अलग हो सकते हैं और 3 एलिमेंट ये अलग अलग हो सकते हैं। या फिर मैं दूसरी तरह से बोलूंगा कि टोटल एलिमेंट तो n स्क्वायर थे, उनमें से माइनस n जो है वो किसमें है, इस पट्टी के अंदर। और अगर मैं आधा आधा पार्ट बांट दूं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो इन दोनों में एलिमेंट होंगे n स्क्वायर माइनस का n अपॉन 2, इसमें भी होंगे n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। मैंने कहा डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने हो सकते हैं, तो आप देखोगे कि ये डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, ये अलग अलग हो सकते हैं, इसके अलग अलग हो सकते हैं। तो यहां से मैं l की वैल्यू क्या निकाल सकता हूं, l इक्वल टू, आपने कहा कि n स्क्वायर माइनस का n अपॉन 2, ये डिस्टिंक्ट हो सकते हैं। ये जो इस पट्टी में या डायगोनल के एलिमेंट है ये अलग हो सकते हैं, तो प्लस का कितने होते हैं, ये n होते हैं। और आपको ये भी तो देखना पड़ेगा कि ये भी डिस्टिंक्ट तो है, ये तीनों जीरो है, एक ये एलिमेंट भी हो जाएगा तो +1 होगा। बोलो कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम एंट्रीज हो सकती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर। भाई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये तो 0 0 है, ये तो एक ही एंट्री हो गई। अब हर को डिस्टिंक्ट करेंगे तो 3 यहाँ डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, 3 यहाँ डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। अगर मैं 3 3 का बना रहा हूँ, अगर मैं n का बना रहा हूँ तो मैंने यहाँ का यहाँ n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2, ये डिस्टिंक्ट हो सकते हैं। जो आपके डायगोनल में बैठे हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, वो डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, और एक एक्स्ट्रा जो है 0 है यहाँ पर। L की वैल्यू कितनी आ गई, L आपके पास ही आ गई। M बोला उसने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इफ A इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब बताओ मेरे को, एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल के एलिमेंट कुछ होंगे, बाकी इधर भी 0, इधर भी 0 है ना, तो टोटल कितने हो जाएंगे, n प्लस 1। M कितना आ गया आपके पास, n प्लस 1। P के लिए क्या बोला उसने, P के लिए उसने बोला है मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इफ A इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वो तो अभी निकाला था हमने, कितना था, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इफ A इज अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अभी निकाला था, क्या बोला था, n स्क्वायर माइनस का n होल अपॉन 2।
अब इसको इस इक्वेशन में पटक दो भाई। एल की जगह पर है एन स्क्वायर माइनस का एन होल अपॉन 2 प्लस का एन प्लस का 1 और प्लस का 5 इज इक्वल टू, इधर बन जाएगा पी की वैल्यू है आपके पास एन स्क्वायर माइनस का एन अपॉन 2 और प्लस का 2m, तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो भाई, 2n आ जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा। आपको दिख गया कि ये वाली चीज इसके साथ खत्म। यहां से बेटा इधर जाएगा तो ये n बच जाएगा और ये 6 हो गया, इधर आएगा तो n की वैल्यू आ गई 4। n कितना था, ऑर्डर क्या था, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स in each of the following cases, in each of the following cases, each of the following cases। अब मैं इसका थोड़ा बैकग्राउंड आपको बता देता हूं कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूं। मैंने कहा आपके पास A, B, C और D ये 4 एलिमेंट है और मुझे 2x2 की एक मैट्रिक्स बना के दिखा दो। जैसे ही आपने सुना कि 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है, आपको पता चल गया कि आपके पास कितने प्लेसेस खाली हैं, 4 प्लेसेस खाली हैं। अब थोड़ा सा पीएनसी लगेगी यहां पर, तो भाई पहले पोजीशन पर भरने के लिए कितने एलिमेंट है मेरे पास, दूसरे पर, तीसरे पर। अगर मुझे डिस्टिंक्ट एलिमेंट भरने हो, अगर मुझे डिस्टिंक्ट एलिमेंट भरने हो तो मैं इतने तरीके से भर सकता हूं भाई, और इसको शायद 4 फैक्टोरियल कहते हैं, बोलो है ना। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि कल को अगर ऐसा हो जाता, अरेंजमेंट की ही बात कर लो, मैंने अगर आपके पास कहा कि ये 4 A, B, C और D इसको अरेंज करना है, तो आपने कहा 4 फैक्टोरियल तरीके हो सकते हैं सर। अगर मैं आपसे कह दूंगा कि A, B, B, C, D ये एलिमेंट है आपके पास, कितने एलिमेंट है ये टोटल, 6 एलिमेंट है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि 2 एक तरह के हैं, 2 एक तरह के हैं, तो इनको अरेंज करने का 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, बोलो है ना। अगर यही बात मैं आपसे कह दूंगा कि A, B और C, तो टोटल कितने एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, 9 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकता हूं मैं। लेकिन मुझे दिखा है कि 3 एक तरह के, 3 एक तरह के, 3 एक तरह के, तो फिर 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल से डिवाइड मार लेंगे, ये पीएलसी का रूट हमने पढ़ा हुआ था। अब क्वेश्चन ये कह रहा है भाई आपके पास कि मुझे मैट्रिसेस बनानी है उस केस में जब नंबर 1 using all 12 different element, using all 12 different element, तो डिफरेंट की बात करी है उसने, इसका मतलब रिपीटेशन अलाउ नहीं है ना, बोलो हाँ है ना। अगर वो ये कहता कि मैं रिपीटेशन कर सकता हूं, तो मुझे ये पता है कि यहां पर भी मैं 4 तरीके से, यहां पर भी 4 तरीके से, यहां भी 4 तरीके से, अगर मेरे पास A, B, C, D ये 4 एलिमेंट हो और मुझे रिपीटेशन करनी अलाउ हो, तो इसके लिए भी 4, इसके लिए भी 4, इसके लिए भी 4, इसके लिए भी 4। बट जब वो डिफरेंट कह रहा है, तो इसका मतलब अब अगर मैं पहले पर 4 भर रहा हूं तो दूसरे के लिए 3 और तीसरे के लिए, चौथे के लिए 2 और 1 बच जाएंगे, बोलो हाँ या ना। लेकिन जब उसने पहले ही बोल दिया डिफरेंट करना है, तो इसका मतलब अब मैं 4 फैक्टोरियल तरीके से भर सकता हूं इस केस में। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 12 डिफरेंट एलिमेंट से मैं कितनी मैट्रिसेस बना सकता हूं, डिफरेंट एलिमेंट से, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए भाई, मैट्रिक्स बनाने के तरीके क्या हो सकते हैं, 12 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल तरीके से मैं भर सकता हूं। लेकिन ये आंसर पूरा नहीं है। आंसर पूरा क्यों नहीं है, क्योंकि जब मेरे पास 12 डिफरेंट एलिमेंट है तो मैं मैट्रिक्स का ऑर्डर भी तो डिफरेंट डिफरेंट कर सकता हूं, बोलो है ना। और हर मैट्रिक्स में मैं 12 फैक्टोरियल तरीके से भर सकता हूं, चीजों को भर सकता हूं कि नहीं सब। अभी हमने 4 पर देखा ना कि हम 4, एक अगर 2x2 की बनानी है, 4 मेरे पास डिफरेंट एलिमेंट है तो 4 फैक्टोरियल तरीके, अगर 12 डिफरेंट एलिमेंट और एक मैट्रिक्स बनानी हो तो फिर 12 फैक्टोरियल तरीके। अब मुझे ये देखना है कि अगर मेरे पास एलिमेंट 12 है तो मैं कितना पॉसिबल ऑर्डर बना सकता हूं, तो जितने भी बना सकते हैं। 1 मल्टीप्लाई 12, तो 12 मल्टीप्लाई 1, 6 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 6, 3 मल्टीप्लाई 4 और 4 मल्टीप्लाई, तो टोटल कितने तरीके हो गए मैट्रिक्स बनाने के, 6 तरीके। टोटल तरीके कितने हो गए, 6 तरीके। अब 6 तरीके से मैं बना सकता हूं और हर एक मैट्रिक्स को कितने तरह से फिल कर सकता हूं, कितने तरह से अरेंजमेंट कर सकता हूं, 12 फैक्टोरियल तरीके से। तो जब भी इस तरह के डिफरेंट के क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो आपको लिखना है टोटल मैट्रिसेस इक्वल टू
ऑर्डर निकालना है आपको और मल्टीप्लाई कर देना है अरेंजमेंट के साथ। बोलो याद रह जाएगा? कर पाओगे? है ना? सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या है? 6 मल्टीप्लाई 12 फैक्टोरियल। अगला लिखना, यूजिंग 6 डिफरेंट एलिमेंट, यूजिंग ऑल 6 डिफरेंट एलिमेंट्स। हाँ भाई आंसर बता दो। वही फॉर्मूला याद रखना है, ऑर्डर मल्टीप्लाई अरेंजमेंट। अरेंजमेंट तो आपको पता चल गया कि अगर 6 अलग अलग है तो मतलब 6 फैक्टोरियल। अब 6 का अरेंजमेंट कितनी तरह से कर सकते हो? 1 6 6 1 2 3 3 2, तो 4 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। अगला लिखना, यूजिंग 3 बार ए है, 2 बार बी है और 1 बार सी। बताओ साहब टोटल कितने हैं? 6। और 6 के अभी निकाला था हमने, कितने तरह से ऑर्डर बना सकते हो आप? कितने तरह से ऑर्डर बना सकते हो? 4 तरीके से। और इनको अरेंज कितने तरीके से कर सकते हो? 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। कर लोगे? अगला, यूजिंग 4 1 4 बार 1 एंड 5 0, 4 बार 1 5 बार 0, 1 1 1 1 0 0 0 0 और 0। टोटल कितने हैं? 9। 9 के पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं? 1 9 9 1 3 3 और कुछ नहीं, तो ऑर्डर कितना आ गया? 3। ये टोटल कितने एलिमेंट है? 9। 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 एक तरह के हैं, 5 एक तरह के हैं। बोलो भाई हो जाएगा? कर लोगे? हेडिंग डालो, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का अलजेब्रा। देखो पहली बात बिना बकवास की, जब भी आप मैट्रिक्स का अलजेब्रा पढ़ोगे आपको 2 क्वेश्चन हमेशा याद रखने हैं। पहला कब और दूसरा कैसे। ठीक है जी, ये 2 क्वेश्चन मस्ट हैं जब आप मैट्रिक्स पढ़ रहे हो, मैट्रिक्स का अलजेब्रा पढ़ रहे हो। इन दोनों क्वेश्चन पर आपको खास ध्यान देना है। अब दिखाता हूं कैसे। जैसे पहला लिखो, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो पहला क्वेश्चन क्या है? कब। तो कब की जगह पर लिखना जब ऑर्डर सेम हो। 2 या 2 से ज्यादा मैट्रिक्स को कब मैं इक्वेट कर पाऊंगा? जब दोनों का ऑर्डर इक्वल हो। तो लिख लेना सेम ऑर्डर। 2 या 2 से ज्यादा मैट्रिक्स जो जिनको मैं इक्वल कर रहा हूं उनका सेम ऑर्डर होना चाहिए, या फिर ऑर्डर शुड बी सेम। तो कब का जवाब मिल गया। अब कैसे का जवाब। कैसे का जवाब है कि अगर सेम ऑर्डर है तो कैसे का जवाब होगा कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल। लिखते चले जाओ, बोर्ड में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो बोर्ड के क्वेश्चन जैसे ये वाले मैट्रिक्स मैंने कहा कि ए बी सी और डी, और इधर लिख लिया मैंने 1 2 3 4। पहला क्वेश्चन, क्या ऑर्डर सेम है? हाँ ऑर्डर सेम है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, जो सेम पोजीशन पर बैठे हुए एलिमेंट हैं वो इक्वल हो जाएंगे। सेम पोजीशन पर बैठे हुए एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे। अगला लिखना एडिशन, और उसी में लिख लेना सब्सट्रैक्शन। एडिशन से ही समझ लेना, मैं बार बार एडिशन
और उसी में ये भी ऐड कर लेना सब्स्टिट्यूशन। वही दो सवाल, कब और कैसे। तो कब का जवाब है ऑर्डर शुड बी सेम। ऑर्डर सेम होना चाहिए, और अगर एक बार ऑर्डर सेम हो गया तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप ऐड कर देंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप ऐड कर लेंगे। एग्जांपल लिख लो, जैसे मैंने लिखा हुआ 3 - 5 4, ऑर्डर कितना है, बी की जगह पर मैंने लिखा ऑर्डर कितना है। क्या इन दोनों को ऐड कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। तो ए प्लस बी जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी कितना होगा, 2 क्रॉस 2। इसमें माइनस भी लगा लेना। अब ऑर्डर सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसका सम इसके साथ 6, इसका सम इसके साथ माइनस का 3, इसका सम इसके साथ 5, और इन दोनों का सम 7। हेडिंग डालना एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी कुल मिला के बात यह है कि किसी मैट्रिक्स के साथ कौन सी मैट्रिक्स ऐड करूं कि वही मैट्रिक्स आ जाए। आपका जवाब होगा नल मैट्रिक्स, जीरो नहीं, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स कहने का मतलब यह है कि मैं किसी मैट्रिक्स के साथ कौन सी मैट्रिक्स ऐड करूं कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब नल मैट्रिक्स। तो आपका जवाब होगा -a। कि अगर मैं एक मैट्रिक्स को आगे पीछे करके ऐड कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होती। इसे बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। लिखते रहना, इसके आगे लिखते रहना कॉम्यूटेटिव लॉ। दूसरा मैट्रिव एडिशन, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये एडिटिव होना चाहिए, यानी ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी होगा, नहीं तो अगर मैंने कहा कि इसे कौन सा लॉ बोलते हैं, एसोसिएटिव, तो मैट्रिक्स एडिशन एसोसिएटिव होता है। तीसरा कैंसिलेशन लॉ यहाँ पर लागू होता है। जब मैंने लिखा a + b = a + c, तो आप यहां से लिख सकते हो कि b = c। ठीक है जी, कैंसिलेशन लॉ यहां पर लागू होता है। एडिशन तो कर ही लोगे, बहुत सारी कोई दिक्कत है नहीं। अगला डालना मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, पहला सवाल कब। भाई मल्टीप्लिकेशन तो करोगे पर कब करोगे, तो इसका जवाब होता है भाई, अब यहां पर ऑर्डर का सेम होना मैंडेटरी नहीं है। पहली बात, जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं उसे कहते हैं रॉ कॉलम मल्टीप्लिकेशन। रॉ कॉलम मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है? मैंने कहा कि एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, उसको मैं एक मैट्रिक्स B से मल्टीप्लाई कर रहा हूं जिसका ऑर्डर है p क्रॉस q। तो ये तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो पाएगी जब इस n की वैल्यू इस p की वैल्यू के इक्वल होगी। तो यहां पर क्या होना चाहिए, n = p। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का कॉलम नंबर
सेकंड वाली मैट्रिक्स के रो नंबर के इक्वल होना चाहिए, या फिर मैं इसी बात को दूसरे तरीके से कहूं तो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के साथ। ये बात क्लियर हो जाएगी। अब जो नई मैट्रिक्स बनेगी जिसे मैं सी मैट्रिक्स नाम देना चाह रहा हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद लेट सपोज एक सी मैट्रिक्स बनी, तो उसका ऑर्डर जो होता है वो फर्स्ट की रो और सेकंड का कॉलम, ये क्यू है, फर्स्ट की रो और सेकंड का कॉलम। अगर ऐसा है तो ही दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। शुड बी इक्वल, चाहे यहां पर लिख लो नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ रो इन सेकेंड मैट्रिक्स। अब मुझे बताना है कि कहां पर मल्टीप्लाई कर सकते हो और कहां पर नहीं कर सकते हो। क्या इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। ये और ये इक्वल है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो बनेगी सी, उसका क्या होगा? ऑर्डर 3/4 हो जाएगा। अगर मैंने लिखा a 3 × 2 और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है b के साथ जिसका ऑर्डर है 3 × 3, इसका आंसर क्या ये बन पाएगा या नहीं बन पाएगा? क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है तो नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सारी बात समझ, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मल्टीप्लाई करते कैसे हैं जरा वो समझ लो। जैसे एग्जांपल से ही समझते हैं सीधे हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया, ऑर्डर कितना है? 3 × 2, 3 × 2 कि 2 × 3? अब जिस मैट्रिक्स के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, अच्छा मैट्रिक्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? ऐसा ब्रैकेट ना हो तो ऐसा एक सर्कल टाइप का उससे भी होता है। अब इस मैट्रिक्स की जिसके साथ मल्टीप्लाई होगी उसके नंबर ऑफ रोज कितने होने चाहिए? 3, और नंबर ऑफ कॉलम कुछ भी हो सकता है। तो हम फायदा उठा लेते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी इसका ऑर्डर कितना है? 3 × 2, ये इसके इक्वल बन गया। तो अब जो आंसर आएगा वो 2 × 2 की बनेगी, बोलो हाँ या ना। अब जो आंसर मैट्रिक्स में आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा? 2 × 2। और अगर 2 × 2 होगी भाई तो ये कुछ ऐसा होगा A11, A12, A13, A21 और A22। अब ध्यान से सुनना, ठीक है जी। अब आप मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हो? इधर ध्यान देना। पहले का रो, दूसरे का कॉलम। आप यहीं से देख सकते हो कि ये क्या लिखा हुआ है? A11। यहां पर रो कौन सी है? 1, तो कॉलम कौन सा है? 1, यानी पहला 1 दिखा रहा है कि पहले की रो 1 है और दूसरा 1 दिखा रहा है कॉलम 1। अब यहां पर देखना ये क्या लिख रहा है? 1 2, यानी रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 2। आपको ऐसे ही लिखना है। मैंने कहा रो नंबर 1 A1 के लिए हम बात कर रहे हैं, A11 के लिए रो नंबर 1 3 2 5, कॉलम नंबर 1
1 2 3 क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट के नीचे लिख लेना है। Yes, sir. इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इधर से कितना आ जाएगा 4, इधर से कितना आ जाएगा 15। अब सबका सम कर देना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 19 और 22। इसके प्लेस पर कितना आया भाई 22, इसके प्लेस पर कितना आया 22। अब इस वाले एलिमेंट को निकालना, ये क्या कह रहा है 1 2, यानी पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो और ये दूसरा कॉलम, ये वाला कॉलम। तो सेम लिख लो भाई 3 2 5 नीचे लिखो 2 1 1 क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट के ठीक ठीक नीचे 6 2 5। अब इनका सम कर दो कितना हो जाएगा यहाँ से 8 5 13। तो इस वाले की जगह पर क्या आया 13 13। फिर A21 2 क्या है रो, 1 क्या है कॉलम। तो यानी ये रो और पहला वाला कॉलम सेम सेम लिख लो भाई 1 2 1। इधर कॉलम कितना है 1 2 3, प्रोडक्ट 1 4 3, सम कर दो कितना हो जाएगा 8। फिर 1 2 2 1, अच्छा A22 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम लिख लो 1 2 1, इधर लिख लो 2 1 1, मल्टीप्लाई कर लो 2 2 1, सम कर लो कितना आ जाएगा 5। तो इसकी जगह पर कितना आया भाई 5। बोलो कर पाओगे। हेडिंग डालो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज एसएसबी की तैयारी कर रहे हो? No, sir. बहुत बढ़िया। जाएंगे नहीं हम? क्या कह रहे हो कि पहुंचेंगे नहीं हम वहां तक? वहाँ तो हो जाएगा इसलिए आसान है। एसएसबी आसान है लिखना, नंबर 1 लिखना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, नॉट कॉम्यूटेटिव। AB is not equal to BA in general, इन जनरल नहीं होता है, जब होता है उसे क्या कहेंगे ये भी बता दूंगा, लेकिन इन जनरल नहीं होता है ना। समझ पाओगे भाई, इजी सी बात है कि अगर एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 4 है, अगर ये A है और ये B है तो आपको पता लग गया कि A B तो निकल जाएगा पर B A नहीं निकलेगा। अरे बस B A नहीं निकलने का। अगर मैं इसको इधर और इसको इधर रख दूं तो 4 और 3 इक्वल तो है ही नहीं, तो B A तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा यहाँ पर। तो इन जनरली क्या होता है कि A क्रॉस B B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता है। अगला लिखना एसोसिएटिव, हेडिंग डालते रहना एसोसिएटिव। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, बस शर्त ये होती है कि जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे मैंने लिखा A B C इक्वल टू A B और C, बस शर्त ये है कि तीनों जो है वो मल्टीप्लिकेशन में होनी चाहिए, यानी कंडीशन मल्टीप्लाई की फॉलो कर रहे होंगे, वही रो कॉलम वाली। एक क्वेश्चन लिख लो इस पर बढ़िया सा, आगे आते हैं, पीछे आ जाएंगे इस पर लॉ प्रॉपर्टी लिखने के लिए। क्वेश्चन लिख लो एक बढ़िया सा, ट्रू एंड फॉल्स निकालने, कौन सा ऑप्शन ट्रू है कौन सा फॉल्स। पहला लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा पी क्यू आर इक्वल टू ए क्यू सी। अरे इसमें कुछ साइन लगा लेते हैं, जैसे प्लस का साइन लगा लेते हैं, इज इक्वल टू क्यू बाहर आ गया पी आर
प्लस AC। बोलो ये ट्रू होगा फॉल्स होगा? ये ट्रू होगा। ट्रू होगा। क्या बात कर रहे हैं? तो ये फॉल्स है भाई। ऐसा क्यों है जरा यहां से लिख लेना। तीसरा लॉ लिखना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप ऐसा कर सकते हो, अगर मैंने ऐसा लिखा हुआ है तो जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे ना अंदर, पहली बात तो कंडीशन होनी चाहिए, कब वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए कि कब मल्टीप्लाई होगा कब नहीं होगा। अगर ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसे कहते हैं प्री फैक्टर या प्री मल्टीप्लर। ठीक है जी, ये यहां से अंदर को जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये अंदर जाके चिपकेगा भी लेफ्ट हैंड साइड को ही, यानी ये AB प्लस AC होगा। अरे बात समझ में? और अगर ऐसा नहीं है, ऐसा है कि अभी C यहां बैठा हुआ है और ये सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो अभी ये राइट हैंड साइड से अंदर को आ रहा है, इसे बोलते हैं पोस्ट फैक्टर या पोस्ट मल्टीप्लर, जो भी आपको कहना हो। कहां भाग गया? उस केस में क्या होगा? उस केस में बेसिकली ये होगा कि ये जाके पीछे पीछे चिपकेगा, यानी AC प्लस BC। क्योंकि अभी हमने कहा कि AB BA के इक्वल नहीं होता, तो इसको आप आगे मत लगाना। ठीक है। बताओ भाई फॉल्स। ये कैसा है? अगला अगर लिखा हो AB प्लस BC और मैंने B को कॉमन निकाल दिया, अंदर हो गया A प्लस C, बोलो क्या ये ट्रू है फॉल्स है? ये भी क्या है? गलत है। तीसरा बोलना भाई, ABC इज इक्वल टू ACB, क्या ये इक्वल होगा? ये डिपेंड करता है। डिपेंड क्यों करता है? नो सर, फॉल्स। ये भी फॉल्स है। क्यों? यहाँ B कहाँ पर है और यहाँ पर B कहाँ पर है? वहां से ये लगता है। ठीक है। हाँ। अगला ऐसी बात AB माइनस AC इज इक्वल टू A कॉमन निकाल लो B माइनस C, बोलो ये सर, ये सही। ये बात तो बिल्कुल सही है। ये बात 100% सही है, ये बात 150% सही है। यस सर। कम्यूट एंड एंटी कम्यूट। देखो अभी हमने क्या कहा, AB इक्वल टू BA नहीं होता है, बट किसी किसी कंडीशन में AB इक्वल टू BA हो सकता है, और उसके लिए उसने एक स्पेशल वर्ड बना रखा है जिसको बोलते हैं कम्यूट। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूट अगर उसने लिख दिया तो इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है? AB इक्वल टू BA। एग्जाम्पल दूं? सॉल्व घर पे कर लेना, एग्जाम्पल में लिख लेता हूँ। सॉल्व करने से नहीं करके मेंटल। मेंटल ना हो जाना भाई, तुम्हारे ऊपर देश का भार है। सॉल्व करना है पूरा। ठीक है, ये कम्यूट है, AB इक्वल टू BA आ जाएगा। ये हो गया 0। अरे समझ रहे भाई, घर में कर लेना, इतना टाइम नहीं है मेरे को। एक तो कम्यूट लिखा हुआ, दूसरा उसने लिखा हुआ एंटी कम्यूट। 0 2 0। एंटी कम्यूट का मतलब होता है जब AB माइनस BA के इक्वल आ जाए, ये एंटी कम्यूट कहलाता है। बस 6 0 0। ठीक है, ये एंटी कम्यूट और ये कम्यूट। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब वो कह दे आपको कि ये कम्यूट मल्टीप्लिकेशन कम्यूट है, उस केस में आप आइडेंटिटी वैसे ही लगाओगे जैसे आप अलजेब्रा में यूज करते हो। मैं आगे लिखा दूंगा, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप मैट्रिक्स की जो आइडेंटिटी है उसी का यूज करोगे। ठीक है सर।